प्रकाश मतलब हम शुरू करेंगे प्रकाशिकी। प्रकाशिकी को इंग्लिश में ऑप्टिक्स कहते हैं। ठीक है भाई। हेडिंग डाल दो प्रकाशिकी के बारे में, यानी ऑप्टिक्स के बारे में। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है और प्रकाश के तो सवाल अपने आते हैं। प्रकाशिकी के अंदर सब कुछ आएगा। प्रकाश के सारे गुण आएंगे, दर्पण आएगा, लेंस आएगा, वर्ण विक्षेपण, इंद्रधनुष की गणना वगैरह होके लास्ट में जब मानव नेत्र पढ़ लेंगे तो खत्म हो जाएगा। तो मानव नेत्र तक पढ़ना है। तो ये भाग है प्रकाशिकी। प्रकाश जो है वो ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश ऊर्जा का क्या है? एक रूप है। हम कहते हैं ना, हम कहते हैं धूप सेकते हैं, विटामिन डी ले रहे हैं, तो इसका मतलब प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। या फिर आप ये देखते हैं कि बल्ब या ट्यूबलाइट क्या काम करते, तो आप कहते हैं विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलती है। प्रकाश किसका रूप हुआ? ऊर्जा का। ऊष्मा भी किसका रूप है? ऊर्जा का। तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। ठीक है, नेक्स्ट। प्रकाश ऊर्जा का तो एक रूप है, हमने देख लिया। प्रकाश हमारे पास विद्युत चुंबकीय तरंगों के कारण संचरित होती है। जब भी प्रकाश का संचरण हो रहा है तो प्रकाश का संचरण निर्वात में हो जाता है कि नहीं होता है? होता है। और विद्युत चुंबकीय तरंगे वह तरंगे हैं जिनके लिए माध्यम की आवश्यकता, यांत्रिक तरंगे वह तरंगे जिन्हें माध्यम की आवश्यकता होती है। तो बताओ ये कौन सी तरंगे हैं? विद्युत चुंबकीय, क्योंकि निर्वात में गति करती है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरण करती है। प्रकाश एक कण है कि प्रकाश एक तरंग है? दोनों ही है। कैसे कण? कैसे प्रकाश में कण दिखते हैं? दिख गया कण? हाँ, ऐसे कण दिखते नहीं है। वो कण के रूप में संचरण होता है केवल। प्रकाश में कण दिखते थोड़ी ना है। ये तो धूल के कण दिखते हैं जो प्रकाश के बीच में दिखते हैं। जो रोशनदान से रोशनी आती है ना सूरज के सुबह सुबह, जो कण दिखते हैं वो अपने कमरे में घूम रहे हैं, वो दिख रहे हैं। वो प्रकाश के कण नहीं। ऐसे क्या कर रहे हो? तो हमारे पास प्रकाश एक कण भी है, प्रकाश एक तरंग भी है। इसे प्रकाश की द्वैत प्रकृति का सिद्धांत कहते हैं। द्वैत प्रकृति को हिंदी में दोहरी प्रकृति भी कहते हैं। प्रकाश कण में तरंग दोनों है। इसे
प्रकाश की द्वैत प्रकृति, द्वैत प्रकृति को मतलब द्वैत को क्या कहते हैं, दोहरी भी लिखते हैं कई जगह। दोहरी प्रकृति भी कहते हैं। और जो प्रकाश की दोहरी प्रकृति है ना, दोहरी प्रकृति के बारे में हमें किसने बताया था भाई? डी ब्रोगली ने। प्रकाश की दोहरी प्रकृति के बारे में किसने बताया? डी ब्रोगली। इसके अनुसार प्रकाश एक कण भी है और प्रकाश एक तरंग भी है। क्लियर? करो, नोट करते रहो। लिख लिया? ओके। अब हम देखते हैं प्रकाश कैसे एक तरंग है और प्रकाश कैसे एक कण है। हो गया? लिखो लिखो लिखो। प्रकाश एक कण भी है और प्रकाश एक तरंग भी है। इसे प्रकाश की कौन सी प्रकृति कहते हैं? द्वैत प्रकृति। कोई कंफ्यूजन नहीं है भाई? ये हमारे पास ये लाइन ये लिखी है, इस लाइन को 2 बार पढ़ोगे तो आपको पता और चलेगा। नहीं, वास्तव में पढ़ो, नहीं पता चला, एक बार और पढ़ो भाई। ये दोनों अंदर लिखे हुए हैं, प्रकाश एक कण भी है, प्रकाश एक तरंग। समझ गए ना? देखो, मैं मेरा एक्सपीरियंस है ये। 2 बार पढ़ते समझ में आ जाएगी ये लाइन। सिंपल लाइन है, अभी तो हम कर रहे हैं ना ये, तो ठीक है। चलो, आवाज नहीं भाई अब, कोई बात नहीं। प्रकाश एक तरंग है, प्रकाश एक तरंग है जिसके कारण परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन व व्यतिकरण की घटना होती है। प्रकाश की किरण टकरा के लौट के आ रही तो आप क्या कहोगे? प्रकाश एक तरंग है। प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही तो अपने अक्ष से विचलित हो रही है तो आप क्या कहोगे? प्रकाश एक तरंग है। प्रकाश अपने किनारे से टकरा के थोड़ी मुड़ रही है तो प्रकाश एक क्या है? तरंग है। तो ये प्रकाश एक तरंग है। प्रकाश एक तरंग है जिसके कारण परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन व व्यतिकरण की घटना होती है। ये घटना होती है ना, ये घटना हमें ये बताती है कि प्रकाश एक हमारे पास क्या है? तरंग है। क्लियर? ठीक है।
प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था भाई? हाइजेनबर्ग ने। हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत पढ़ते हैं, 11वीं या 12वीं में है फिजिक्स में, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। ठीक है। प्रकाश का तरंग है ना, प्रकाश एक तरंग है तो एक व्यतिकरण की घटना भी होती है, जो ऊपर मैंने लिखा है नहीं लिखा। एक बार परीक्षा में पूछा हुआ भी है कोई कि व्यतिकरण की घटना का सिद्धांत किसने दिया है? यंग द्वारा। वैज्ञानिक का नाम था यंग, खुद तो हो सकता बूढ़ा हो लेकिन नाम उसका यंग था। ध्यान रखना, प्रकाश के व्यतिकरण के बारे में किसने बताया था? यंग ने। तो यंग द्वारा जो है चीजें तो पूरी आएगी, आराम से आएगी। प्रकाश देखो, मैंने गति भी पूरे आराम से पढ़ाई, सबसे ज्यादा सवाल गति के पूछे जाते हैं। 2 नंबर पे सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है प्रकाश वाले चैप्टर से या फिर विद्युत वाले से। तो ये इन टॉपिकों को तो मैं सबसे ज्यादा आराम से पढ़ाता हूँ। वैसे भी तो मैं पूरा आराम से पढ़ाता हूँ, लेकिन इनको मैं विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है कि इनमें कोई चीज छूट नहीं चाहिए। प्रकाश, कोई एग्जाम देख लेना, आप देखोगे कि गति, विद्युत, प्रकाश, उष्मा, ये 4-5 चैप्टर तो होते हैं। ये होने पर फिजिक्स हो जाती है, ये यूनिट्स होती है, बड़े बड़े चैप्टर होते हैं। तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया भाई? हाइजेनबर्ग ने। और प्रकाश का तरंग ही सिद्धांत है जो तरंगित है। व्यतिकरण क्या है? प्रकाश एक तरंग है, यही बता रहा है। तो ये व्यतिकरण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? यंग द्वारा। तरंग सिद्धांत क्या कहता है? फर्श पर केरोसिन गिरे है तो टेढ़े मेढ़े देखते हैं तो रंगीन दिखाई देता है कि नहीं देता है? ये तरंग सिद्धांत है। साबुन के जहाज कैसे दिखाई देते हैं? रंगीन, लाल थोड़े दिखते हैं, रंगीन। ऐसे कलर चेंज होता है, आप टेढ़े मेढ़े होना कलर चेंज होगा। जो कलर ऐसे टेढ़े मेढ़े होने पर चेंज होता है उसे रंगीन कहते हैं। और ऐसे ही फर्श पर गिरा केरोसिन भी क्या दिखेगा? रंगीन। ये आवर्ती की तरंगें गई ना, जिसके कारण उसके दूरी और आवर्ती में परिवर्तन के कारण रंग परिवर्तन हो रहा है, और वही घटना क्या कहलाती है? व्यतिकरण की। ठीक है। प्रकाश एक कण है, इसके बारे में कोई आपके पास विशेष जानकारी है? हाँ, प्रकाश एक कण है, इसलिए ये ऊर्जा के पैकेट्स के रूप में संचरण करती है। ऊर्जा का पैकेट्स होता है, उस पैकेट्स में क्या होता है? कणों के द्वारा पैकेट्स बनता है। जो प्रकाश एक ऊर्जा के पैकेट्स द्वारा संचरण होती है, इसे फोटोन प्रभाव कहते हैं। इसे कौन सा प्रभाव कहते हैं? फोटोन प्रभाव। क्रोम्पटन प्रभाव भी ऐसी ही व्याख्या करता है। क्रोम्पटन प्रभाव भी किसकी व्याख्या करेगा? कि प्रकाश एक कण है। फोटोन प्रभाव भी क्या व्याख्या करेगा? प्रकाश एक कण है। प्रकाश द्वारा ऊर्जा को छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में प्रकाश द्वारा ऊर्जा को छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में संचरण किया जाता है, जिसे फोटोन प्रभाव कहते हैं। क्रोम्पटन प्रभाव भी प्रकाश एक कण है, इसकी व्याख्या करता है।
क्रॉम्पटन प्रभाव भी प्रकाश से कण है इसकी व्याख्या करता है। ठीक है भाई। अब देखो कि पूछे एक सवाल आपको पूछा हुआ है, कणिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? बताओ भाई। न्यूटन द्वारा। न्यूटन किधर किधर घूम रहा था देख लो। कणिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? न्यूटन द्वारा। ठीक है, ओके। फोटोन प्रभाव किसके द्वारा दिया गया? आइंस्टीन द्वारा। देखो भाई, इसमें और कुछ काम करने के लिए और भी वैज्ञानिक आए थे। जैसे कण के बारे में सबसे पहले ना मैक्स प्लांक बता के गया था 1900 में, लेकिन वो ढंग से नहीं बता पाया था। तो इसलिए 1905 में आइंस्टीन आए, उन्होंने पूरी व्याख्या की। इस कारण आइंस्टीन को इसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। तो मैक्स प्लांक तो क्या है? फोटोन के बारे में शुरुआती कौन बात बता के गया है? मैक्स प्लांक। लेकिन मैक्स प्लांक फोटोन प्रभाव की व्याख्या नहीं कर पाया। उसने कहा भाई प्रकाश है, कण के रूप में जा रहा है और मुझे लग रहा है कि जा रहा है। कहा कैसे कैसे जा रहा है? 2-4 सवालों में उत्तर दिए, बाद में कहा इतना ही आता है, नहीं आता है। हाँ, तो वो फिर उसने एच नहीं होता ना, तो उसने एक एच की वैल्यू बता दी थी, मैक्स प्लांक कहलाता है। ठीक है, बट क्या है कि वो पूरी व्याख्या नहीं कर पाया था। ये मैक्स प्लांक ने दिया था सन 1900 में। 1905 में आइंस्टीन ने इसकी पूरी व्याख्या की थी, इसलिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार फोटोन प्रभाव के लिए मिला था। जबकि आइंस्टीन की सबसे बड़ी खोज है E बराबर mc², सापेक्षता का सिद्धांत। जब उसने वो बनाई थी तो ढंग से लोगों को समझ में नहीं आई, लफड़ा बहुत है ना। तो बड़ी खोज तो E बराबर mc² है, सापेक्षता का सिद्धांत। लेकिन नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है फोटोन के कारण। और फोटोन के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? मैक्स प्लांक ने। सर्वप्रथम मैक्स प्लांक ने बताया था। लेकिन पूछे एक फोटोन प्रभाव का सिद्धांत दिया किसने? तो आइंस्टीन ने दिया है। सर्वप्रथम प्रकाश कणों के रूप में संचरण का प्रभाव किसने बताया? मैक्स प्लांक ने। अब मैंने सोचा कि इतने वैज्ञानिक नाम बहुत है, आगे तो फिर वैज्ञानिक पढ़ने लग जाएंगे, प्रकाश गायब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक लिखे हैं। कणिका सिद्धांत किसने दिया है? न्यूटन ने। तो इसलिए इंपॉर्टेंट वैज्ञानिकों का नाम लिख लिया भाई। क्या हुआ? हाँ, क्रॉम्पटन प्रभाव। क्रॉम्पटन के पंख आते हैं ना, वही नाम वही है, क्रॉम्पटन प्रभाव। अरे उन्हीं के नामों पर लोग कंपनियां बनाते हैं। टेस्ला के नाम पर टेस्ला कंपनी बनाई है एलन मस्क ने, उन्हीं के नामों पर कंपनी बना लेते हैं। क्रॉम्पटन प्रभाव वैज्ञानिक का नाम था, बंदे का नाम था ये क्रॉम्पटन। न्यूटन, रियंगर, हाइजेनर, ये सब व्यक्ति का नाम होता है। एम्पियर, वोल्टर, वाट, जूल, सब नाम है, सब नाम है, आदमी के नाम है सब। लिख ले भाई। ठीक है, ऑनलाइन वाले बच्चों के कोई डाउट नहीं है क्या? मेरी क्लास में डाउट पूछते नहीं है, बाकी क्लास में मुझे कहते हैं सर आप डाउट का कोई जवाब नहीं देते हैं। मेरे पास मैसेज भी आता है और मैं मेरी क्लास में वेट करता हूं कोई तो सवाल पूछे। अब देखो कि हम देखते हैं प्रकाश के सामान्य गुणों के बारे में। बेसिक रूप से पढ़ना, आराम से, प्रकाश पूरा ध्यान से। और ये एक अच्छा टॉपिक है, प्रकाश के सामान्य गुण। प्रकाश के सामान्य गुण। प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है, टेढ़ा मेढ़ा मुड़ता हुआ नहीं जाता।
प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है कि अनुदैर्ध्य तरंग है? मैंने लिखा है भी था, आराम से ध्वनि पड़ेगा। मैंने कहा प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है परंतु यांत्रिक तरंग नहीं है, और अनुप्रस्थ तरंग एक यांत्रिक तरंग होती है। क्योंकि यांत्रिक तरंग दो थी, एक अनुप्रस्थ थी एक अनुदैर्ध्य थी। अनुप्रस्थ इसलिए है कि कणों के अनुदिश कणों के लंबवत संचरण कर रहा है, कणों के लंबवत संचरण कर रहा है, इसलिए ध्रुवण की घटना होती है ना। तो ये हमारे पास कौन सी तरंग है? अनुप्रस्थ, परंतु ये यांत्रिक तरंग नहीं है। ये है एक अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है। प्रकाश की चाल सर्वाधिक कहां होती है भाई? निर्वात में। वायु में थोड़ी सी कम होती है भाई, थोड़ी सी। हम लगभग लिखते समय क्या लिखते हैं? निर्वात या वायु, 3 × 10⁸। लेकिन परीक्षा में सवाल दें, बताइए प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा किस में? निर्वात, वायु, जल, कांच। उत्तर क्या आएगा? निर्वात। क्योंकि 0.3% है जो वायु में कम होती है। प्रकाश चाल का मापन किसके द्वारा किया गया भाई? एक वैज्ञानिक था रोमर। रोमर तुम पहले पढ़े वो पढ़ गए हो कि तैयारी की हुई हो? नहीं तो रोमर के बारे में कैसे जानते हैं? पहले पढ़े हो ना, हाँ। तभी, नहीं तो बाकियों के बारे में तो फिर भी जानिए। रोमर तो ये यही आता है, यही खत्म होता है, रोमर कहीं नहीं आता है। तो नाम है रोमर, ठीक है। ये केवल यही आता, तभी मैं पूछा रोमर के बारे में क्या जानते हैं? तो पूरा प्रकाश पढ़ने के तभी पता चलता है। प्रकाश चाल का मापन किसके द्वारा है भाई? रोमर द्वारा, ठीक है। प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है, ये एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश की चाल सर्वाधिक किस में होती है? निर्वात में। और प्रकाश की चाल का मापन किसके द्वारा होता है भाई? तो आप कहेंगे रोमर के द्वारा होता है, ठीक है। अब हमारे पास, मैं प्रकाश की चाल लिख देता हूं। यदि निर्वात में कितना होता है भाई? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, ओके। जल में कितनी होती है? 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कांच में कितनी होती है? तो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। बाकी ऐसे बहुत है, तारपिन आरपिन में सब में बहुत है, लेकिन हम 3 इंपॉर्टेंट ये लिख लो। देखो कि निर्वात की चाल और वायु की चाल लगभग तो सेम ही होती है, लेकिन फिर भी कहें तो वायु की चाल है वो निर्वात से 0.3% कम होती है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात से
0.3% कम होती है। पूछे जल में कितनी कम होगी, तो लगभग 25% है। 3 का 75% करोगे तभी लगभग 2.25 आएगा। और ये दूसरा जो है 35% हो गए लगभग, वैसे 34 पॉइंट कुछ है, लेकिन निर्वात से कांच की कितनी कम हो गई, 35%। अरे 1/3 33.33 हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो वैसे 34 है, 35% मान लिया आपने। अब देखो एक और लाइन लिखते हैं, ये छोटी छोटी लाइन है, बड़े ध्यान से रखना पड़े। सूर्य की किरण पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेती है? 8 मिनट 20 सेकंड। सूर्य की किरण को पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय, सूर्य की किरण को पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय कितना समय है भाई? तो आप कह दो, एक तो देखो लगभग 500 सेकंड कह दिया। अब मैं लगभग 500 सेकंड मैंने कह दिया, लगभग कहा है। अब ये दो जगह से आता है, मैं बता देता हूं। आप 8 मिनट 16 सेकंड से 8 मिनट 20 सेकंड के बीच में आएगा मामला। आप लगभग में याद 500 सेकंड रखना, कई जगह 8 मिनट 19 सेकंड आता है, वो एवरेज निकाल के देते हैं। क्योंकि हमारे पास क्या कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है दीर्घ वृत्ताकार घेरे में, इसलिए लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड में थोड़ा सा अंतर आता है, जिसके कारण थोड़ा सा समय में भी क्या आता है, अंतर। कहीं आप 8 मिनट 16 सेकंड पढ़ो तो भी ठीक है, 19 है, कई जगह 19 लिखा हुआ, 8 मिनट 19 सेकंड तो भी ठीक है, 8 मिनट 20 सेकंड पढ़ो तो भी ठीक है। लगभग याद रखने के लिए रख लेना 500 सेकंड है। 500 सेकंड में 8 मिनट 20 सेकंड होते हैं। चंद्रमा से पृथ्वी तक चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश किरण को पहुंचने में लगा समय बताओ कितना है? डेटा तो पूरा क्लियर करना पड़ेगा ना, केवल सूरज का थोड़ी रखेंगे, चंद्रमा का भी देखेंगे। बताओ, किसी को याद नहीं है? 3 सेकंड, चलो मैं याद दिलाता हूं, 1.3 सेकंड। इसका मतलब क्या है, 1 मिनट 3 सेकंड है कि 1 मिनट 30 सेकंड है? दोनों ही गलत है, वो केवल सेकंड ही है, उतना ही। 1.3 सेकंड, कई जगह 1.28 सेकंड देते हैं, मतलब 2 सेकंड से कम समय है। आप इसको 1 मिनट 3 सेकंड नहीं मानना है, ये 1.3 सेकंड ही है। कई जगह 1.28 सेकंड है, 20 नहीं देते हैं, कई जगह 1.28 सेकंड लिखा होता है। हाँ, और ज्यादातर जगह 30 होता है। 1.3 मतलब 30 ही हुआ ना, तो ज्यादातर यही होता है। बट 28 आए तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं 28 भी ऑप्शन देगा और 1.30 भी ऑप्शन देगा, दोनों नहीं देगा, एक देगा भाई, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखना 1.3 सेकंड,
इसका मतलब क्या है, ये 500 सेकंड, ये 1.3 सेकंड, तो चंद्रमा तो नजदीक ही है, बहुत नजदीक, ये तो बहुत ज्यादा दूर है, इसकी तुलना में तो 300-400 गुना दूर है। हाँ, 1 मिनट 27-28 जो भी है, ठीक है भाई। वो 1 मिनट 27 सेकंड करे, 1 मिनट 27 सेकंड नहीं है, इसलिए मैं विशेष रूप से बताता हूँ लिखते समय, ये 1.3 सेकंड ही है, इसको मिनट में बदलो मत, 2 सेकंड से कम समय लगता है। क्या हुआ? अब सर तो इसमें क्या करें, आप इनको बताना पड़ेगा भाई, ये कुछ बोल रहे हैं कि टीवी बंद हो गई, किसी ने ब्लूटूथ जोड़ दिया क्या मोबाइल का? नहीं जोड़ा ना, नहीं तो आप इधर देख लो ना, कोई दिक्कत नहीं तब तक। लिख लिया? रुक गया, इतना ठहर ठहर के लिख रहा है। आओ 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 आओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे, अरे आगे आ जाओ, ये आदेश है, रिक्वेस्ट नहीं है। ठीक है भाई, यहां तक कोई ऐसा भाग जो यहां तक समझ में नहीं आया तो पूछ लो। क्या ये टीवी नहीं चल रही? वो चला देंगे वो, अभी उनको ये पता नहीं, नए हैं, उनको पता नहीं चला रिमोट कौन सा है, तो सही चल रहा है, उसको ऊपर नीचे किया, उधर तो मिल नहीं रहा अभी। हैं? कोई बात नहीं, रिमोट तो सारे लेके गए हैं वो, 1 बाय 1 सब ट्राई कर लेंगे। लिख लिया? एक मैं बता देता हूं अब, क्योंकि प्रकाश का परिकिरण बता देता हूँ, परिकिरण हो जाएगा। यदि मैं पहले वो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में बताऊंगा तो फिर परिकिरण होगा नहीं, या फिर टाइम भी बच जाएगा, परिकिरण से टाइम से हो जाएगा ना। तो पहले प्रकाश का परिकिरण कर लेते हैं, प्रकाश की गणना शुरू करते हैं। प्रकाश का परिकिरण तो आप जानते भी हैं, प्रकाश का परिकिरण, प्रकाश का परिकिरण कहलाता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। हो गए सही है? पता नहीं हमारे इधर ही गड़बड़ कर दिया, क्या कर रहे हो, देख इधर देख, वाह, कौन सा कनेक्शन गया? इधर तो रिमोट सारे दो, टोटल 6 होने चाहिए, टीवी 6 है, 4 रिमोट कहाँ है? तो इधर आ, रिमोट लेके क्यों गया? हाँ, तो ऐसे क्या, उधर अलग रिमोट नहीं है? तो इनको सही से करो प्रो सबको, ये सारे सही करके जा, 6 के 6, फिर 6 के 6 ये रखे जा। प्रकाश का प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। इसके ऊपर सबके ऊपर नंबर लिखे हुए हैं,
आप पढ़ के दबाया करो खटका, जरूरी चीज है ना भाई ये। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट में सबसे पहले कलर के बारे में देखेंगे, विबग्योर। ठीक है भाई। आपको कुछ कह रहे हैं, आपको पता नहीं चलता है। इधर से निकल जाओ, उधर आप पीछे बैठ जाओ उधर। वी क्या है? वॉयलेट, वॉयलेट यानी बैंगनी। आराम से लिख दो साथ साथ। उस किसी दूसरे को बुला लो, आदमी कोई, तुम क्या कर रहे हो? भाई भाई रे, सारी टीवी बंद हो गई। ऐसे कौन सा बटन आता है जो सारी बंद कर देता है? अरे ऐसा कुछ है भाई, देख सही चल गया। वो बंद है तो वो कोई स्विच का मामला है। जीव और दुख लिखियोड़ो है। अब देखो भाई, आप है ना, जिधर भी बंद है आप इधर देख लेना, मैं पूरा करा दूं, नहीं तो अधूरा रह जाएगा। अब मामला बच जाएगा ना भाई। हाँ, चल जाए तो अपने आप को खुश नसीब समझना। इंडिगो, इंडिगो का मतलब क्या होता है? जामुनी। ठीक है। पी क्या होता है भाई? ब्लू। ब्लू यानी क्या है? नीला। जी क्या होता है? ग्रीन। ग्रीन यानी क्या होता है? हरा। वाई क्या है? येलो। येलो यानी क्या होता है भाई? पीला। ओ क्या होता है? ऑरेंज। ऑरेंज यानी क्या होता है? नारंगी। आर है रेड, रेड यानी लाल। ठीक है मामला भाई। अब देखो कि हमारी जो स्केल है, ये हमारे पास लगभग 3800 एंगस्ट्रॉम है। कई जगह 3850 पढ़ो और कई जगह 3900 पढ़ो, तो कोई फर्क नहीं है, एक ही बात है। लगभग कितना एंगस्ट्रॉम है? 3800। क्योंकि रंग एकदम से शुरू थोड़ी होगा, धीरे धीरे शुरू होगा ना, फेड होता हो जाएगा। और ये लगभग 7800 एंगस्ट्रॉम है। याद रखने के लिए यही ध्यान रखना, कई जगह 7600 लिखा मिलेगा, कई जगह 7850 भी मिलेगा। ठीक है। तो ये 3800 एंगस्ट्रॉम है, वो कितना है? 7800। तो हमारे पास सबसे कम तरंग दैर्ध्य कौन सा है? ये। सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य कौन सा है? ये। अब देखो 3800 एंगस्ट्रॉम है, तो मैं इसको कैलकुलेशन में ये भी लिख सकता हूं 380 नैनोमीटर। 380 क्या हो गया भाई? नैनोमीटर।
और ये कितना नैनोमीटर है? 780। क्योंकि नैनो का मतलब क्या हो गया? 10 की घात -9, और एंगस्ट्रॉम का मतलब 10 की घात -10। तो एक जीरो हट गए तो -9 में आ गया ना 780। तो 780 नैनोमीटर लिखो या 7800 एंगस्ट्रॉम लिखो, बात एक ही है, दोनों में कोई सा भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो 3800 से 7800 एंगस्ट्रॉम है। और वैसे हम तरंग दैर्ध्य हमेशा किसे मापना चाहिए? एंगस्ट्रॉम से, लेकिन ऑप्शन देने वाले कई बार नैनोमीटर में भी दे देते हैं। ठीक है, तो बैंगनी रंग है ये। बताओ इस रंग की खास बात क्या है? सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका है? सबसे कम तरंग दैर्ध्य। दूसरा, सबसे कम तरंग दैर्ध्य तो प्रकीर्णन क्या होता है? सबसे ज्यादा। सबसे अधिक प्रकीर्णन। फिर आते हैं लाल रंग पर। सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसका है? लाल। और सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य तो प्रकीर्णन क्या होगा? सबसे कम। प्रकीर्णन का मतलब है फैलाव। फैला कम तो तरंग दैर्ध्य ज्यादा, यानी दूर से दिखाई दिया। ठीक है, तरंग दैर्ध्य का मापन एंगस्ट्रॉम में किया जाता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की घात -10 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की घात -10 मीटर। तरंग दैर्ध्य का मापन किस में किया जाता है भाई? एंगस्ट्रॉम किया जाता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की घात -10 मीटर। अब एक होता है कि इसमें वैसे इंद्रधनुष के भी यही रंग आएंगे, तो पूछा जाएगा कि मध्य रंग या मध्य रंग कौन सा है, तो आपको दिख हरा रहा है लेकिन उत्तर पीला है ना भाई? दिख कौन सा कलर रहा है बीच में? हरा, लेकिन आंसर पीला है। वो होता है एंगल के आधार पर, कोई पट्टी कलर की छोटी है कोई बड़ी है, उस हिसाब से बीच में कौन सा आ रहा है? पीला। क्लियर है भाई? मैं इंग्लिश में याद रखता हूँ विबग्योर के, इसको ऐसे रखते हैं बेजानी है पीनाला। ठीक है ना? वो आपकी मर्जी है कैसे याद रखो, मेरे हिसाब से आसान विबग्योर होता है।
अभी भी, और मतलब कुछ है ही नहीं, बहुत आसान ही हो गया। बस कई जने ये याद करते हैं, बेजानी हैप्पी ना, वो कहते हैं विव और कर लेंगे, उसकी इंग्लिश कहाँ से लाएंगे, तो फिर तो इसलिए करना पड़ता है। हाँ, क्या सवाल कौन पूछ रहा था अभी? हैं? तरंग दे दिए। एंगस्ट्रॉम में मापन इसका इजी होता है, और कोई विशेष कारण नहीं है। एंगस्ट्रॉम में क्या मापन इजी होता है, सारे एंगस्ट्रॉम की रेंज में होता है, 10⁻−10 के ऑर्डर में होता है, इसलिए उसी ऑर्डर में माप लिया जाता है सारे, उसी के रेंज में, उसी के क्रम में रहता है सारे तरंग दे रही है। किसका? एंगस्ट्रॉम। हो गए भाई? आवाज पहुंच नहीं। किसी भी वस्तु को, हाँ, ये इस पर कोई बल कार्य नहीं करता है, क्योंकि ये विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, और कभी भी तरंगों के संचरण के लिए बल की आवश्यकता नहीं होती। ये विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। दूसरा हमने देखा है कि अनुप्रस्थ तरंगे हैं, ये कणों के संचरण के लंबवत होती है, जिसके कारण ध्रुवण की घटना होती है ना, और उस ध्रुवण को घटना कम करने के लिए तो हम चश्मा लगाते हैं, पोलराइज्ड चश्मा लगाते हैं ना, वो ध्रुवण की घटना को कम करने के लिए लगाते हैं। कहते हैं आंखों में चकाचौंध है, तो रात को कई बाइक चलाते समय लगाते हैं ना चश्मा, जिससे सामने की लाइट नहीं पड़े, तो वो ध्रुवण की घटना को कम करने के लिए। तो ये अनुप्रस्थ तरंग है, एक तरंग है, और तरंग की गति है जो विद्युत चुंबकीय गुणों के कारण होती है। और विद्युत चुंबक है जो हमारे पास मतलब वायुमंडल के अंदर उपस्थित होता है, तभी तो होता है ना भाई विद्युत चुंबक। आप देख तो पृथ्वी एक चुंबक की भांति काम करता है, एक उत्तरी ध्रुव होता है, दूसरा दक्षिणी ध्रुव होता है। वैसे खोज तो आज तक इसकी भी नहीं हो पाई कि पृथ्वी चुंबक की भांति क्यों काम करता है। ये लाइन है वो भी पूरी नहीं है, पढ़ा सभी ने है, नहीं पढ़ा? पृथ्वी एक चुंबक की भांति काम करती है, लेकिन ये भी तो अधूरी लाइन है। क्यों करती है, ये कारण ढंग से क्लियर किसी ने नहीं किया। फिर लास्ट में जिसकी बात मानी गई है, उस वैज्ञानिक ने कहा सेवन की क्रिया हो रही है पृथ्वी के संचरण के अंदर, मतलब पृथ्वी की संरचना ना, उसके अंदर सेवन की क्रिया हो रही है। उसकी बात को कहा तू बाकियों से तो ठीक कह रहा है, मतलब वो बात अभी तक भी वही मानी गई है। तो ये एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, चुंबकीय गुण होता है जिसके कारण संचरण करता है, और इसी वही एक बल लगता है जिसके कारण पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी तरफ खींचता है। तो ये कौन सा बल कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण बल। वो किसी पिंड को अपनी तरफ आकर्षण करने वाला बल होता है, वैसे बल होता है। तो वो तरंग है विद्युत चुंबक के कारण है। पूछ सकता है, हम किसी को रोक नहीं सकते पूछने वाले को। अब हम आपसे पूछते आवृत्ति क्या होगी, तो आप कहोगे सर हम निकालेंगे, क्योंकि मैंने ध्वनि में सूत्र बता के आया हूं। और कैसे याद करना है, मैं ध्वनि में सूत्र बता के आया हूं। तरंग दैर्ध्य कर आवर्ती का संबंध बताया कि नहीं बताया भाई मैंने? आवर्ती और तरंग दैर्ध्य एक दूसरे के व्युत्क्रम अनुपाती है, और मैंने ये लिखा था लैम्बडा बराबर वी बटा एफ, या एफ बराबर वी बटा लैम्बडा, वी प्रकाश का वेग। कोई दिक्कत नहीं पूछे तो, बाकी पूछने का लॉजिक नहीं है कोई, लेकिन पूछने वाले को कौन रोक सकता है कि नहीं है? जो मैं बताऊंगा वैसे मैं पूरी बात बता दूंगा, फिर भी इससे ज्यादा पूछने वाले को कभी कोई नहीं रोक सकता। प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं? प्रकाश की किरण किसी कण से टकराती है तो अलग अलग रंगों में विभक्त होती है, इसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश किरण जब किसी कण से टकराती है तो अलग अलग रंगों में
विभक्त होती है इससे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। अब मैं फटाफट से उदाहरण लिख रहा हूं भाई, एग्जाम्पल बोलते जाओ आप। आकाश का नीला दिखाई देना, समुद्र के पानी का सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्तांब या गहरा लाल या लालिमा दिखाई देना। इन तीनों की इंग्लिश एक ही होती है, रेडिश। आई थिंक यही है, यही रेडिश। लालिमा देव के लालिमा कहो, सूर्य के गहरा लाल कहो या रक्तांब कहो, ये दिखाई देता है। तो हमारे पास कौन से प्रकाश की प्रकीर्णन। हाँ, एक और, साबुन के झाग रंगीन दिखाई देना नहीं है, केरोसिन रंगीन दिखाई देना नहीं है। वो रंगीन नाम बोला, रंग का नाम कहां बोला है? और मैंने जितने भी उदाहरण लिखे उसमें रंग का नाम लिखा है। इसलिए ध्यान रखना, प्रकीर्णन वही घटना होगी जिसमें रंग का नाम आएगा। रंगीन आ गया तो ये घटना व्यतिकरण की जाएगी। रंग का नाम बताना पड़ेगा, लाल पीला हरा ऐसे बोलना पड़ेगा। जब रंग का नाम आएगा तो ही प्रकीर्णन होगा, ये ध्यान रह जाएगा। एक नोट डाल के बाद में लिख लेना, ये मैं कल लिखा दूंगा कि चंद्रमा से आकाश कैसा दिखाई देता है? काला। अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है? काला। क्यों? वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण। वैसे मैं कल लिखा दूंगा, अभी अगली क्लास में जाना है, ठीक है भाई? ओके।